हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्कूल अड्डा पे। आज के क्लास में हम बच्चों 10th का जो इतिहास का बुक है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बारे में जानेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद जो भी नेपोलियन की क्या शक्ति है, नेपोलियन का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। और फिर से वो पुरानी व्यवस्था कैसे आई, ऑस्ट्रेलिया युग कैसे स्टार्ट हुआ, मेटरनिटी के बारे में पढ़ेंगे। सभी चीज के बारे में अध्ययन करेंगे इस बुक में। लेकिन उसके अध्ययन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इतिहास क्या होता है, हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं। ठीक है, आखिर इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है, ये सब के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इतिहास क्या होता है, इसके बारे में इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो इतिहास का अध्ययन इसीलिए किया जाता है कि जो भविष्य में हम लोग जो अप्लाई करने वाले हैं, जो पुराना जो बीत गया है, जो काल जो पहले बीत गया है समय, और जो आने वाला समय है, बीते हुए समय से हम लोग सीखते हैं। बीते हुए समय से सीख के और उसका आगे अप्लाई करते हैं। उसका आगे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। आप कोई भी चीज देख सकते हैं, बीते हुए गलती से सीखते हैं। जो अच्छा काम हुआ है पहले, उससे भी सीखते हैं। जैसे अच्छा काम क्या, और सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोग देखिएगा जो रोड के किनारे क्या किया जाता है, नाला बनाया जाता है, उससे हम लोग सीखे। तो अभी के रोड में भी देखिएगा रोड किनारे क्या रहता है, नाला हुआ बना रहता है, तो उससे सीखते हैं। तो इतिहास से हम लोग क्या करते हैं, उसकी गलती से भी और उसकी अच्छाई से भी हम क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसलिए इतिहास का क्या करना, अध्ययन करना जरूरी हो जाता है, पहला पॉइंट। अब देखते हैं इतिहास किसे कहा जाता है, इतिहास कैसी कहाँ से शब्द आया, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए इतिहास है ना बच्चों, इतिहास जो है वो इतिहास का अर्थ क्या होता है। देखिए इतिहास का अर्थ होता है, यहाँ पे अगर समझेंगे इतिहास का अर्थ क्या होता है, तो इसके बारे में अगर समझेंगे तो क्या होता है, तो ये इतिहास किससे मिलके बना हुआ है। तो इतिहास जो है वो इति, ह और आस तीनों से मिलके बना हुआ है। इति, ह प्लस आस, इति जोड़ ह प्लस आस से मिलके बना हुआ है इतिहास। क्या बना हुआ, इतिहास शब्दों से जोड़ से बना हुआ है। इतिहास, इति का अर्थ क्या होता है, इति का अर्थ हुआ है जैसा हुआ वैसा ही। ह का अर्थ क्या होता है, ह का अर्थ होता है सचमुच। ह का अर्थ क्या है, सचमुच हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद आस का अर्थ क्या है, निरंतर रहना। आस का क्या अर्थ होता है, निरंतर रहना, ये अर्थ होता है आस का। तो ये इतिहास का हम एक एक जो भी चीज था, इति, ह और आस, ये तीनों का अर्थ हम चर्चा किए। तो आप ये जाने इतिहास। अब यहाँ पे ग्रीक के लोग इतिहास को हिस्ट्री कहते थे। क्या कहते थे, हिस्ट्री। ग्रीक के लोग जो थे ना, इतिहास को हिस्ट्री कहते थे। हिस्ट्री क्या कहते थे, हिस्ट्री कहते थे। हिस्ट्री याद रखेंगे, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री कहते थे, यानी हिस्ट्री, यानी क्या होता है इंग्लिश में हिस्ट्री। शब्द से पुकारते थे जिसका अर्थ होता है बुनना। जिसका अर्थ क्या होता है, बुनना होता है। ठीक है, ये हिस्ट्री जो होता है इसका अर्थ होता है बुनना होता है। ये चीज जाने। अब देखिए अधिकांश विद्वान मानते हैं, अधिकांश विद्वान क्या, अधिकांश इतिहासकार यह मानते हैं कि यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। ये हिस्ट्री जो शब्द है ना, एक यूनानी शब्द है हिस्टोरिया। अधिकांश विद्वान मानते हैं, ठीक, अधिकांश विद्वान मानते हैं जो हिस्ट्री शब्द लिया गया है हिस्टोरिया से लिया गया है। किससे लिया गया, हिस्टोरिया से। एक यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द है, यूनानी शब्द है, लिया गया है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस साहब किए थे। कौन किए थे, हेरोडोटस साहब। हेरोडोटस साहब के द्वारा इस हिस्टोरिया शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो हिस्टोरिया शब्द का प्रथम बार प्रयोग कौन किए थे, हेरोडोटस साहब के द्वारा किया गया था। हेरोडोटस साहब के द्वारा क्या किया गया, जो ये हिस्टोरिया जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया। ये हेरोडोटस साहब जो है ना, इन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में या कहीं कोई भी पूछ ले इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो यही हेरोडोटस साहब को इतिहास का क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, जनक। तो हिस्ट्री का जो जनक कहा जाता है वो हेरोडोटस। पहले अब जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके पिता को जान लेते हैं, आखिर उसके पिता कौन है। ठीक है, तो वही हेरोडोटस साहब क्या है, उसके पिता है। तो इतिहास को हम लोग कहानी की तरह पढ़ेंगे। जो एक वजह से दादा ये या दादी कहानी सुनाती थी तो कैसे याद हो जाता था, उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। आखिर यहाँ पे राष्ट्रवाद कैसे फैला, ठीक है, उसके बाद ये नेपोलियन का पतन कैसे हो गया, ये सब के बारे में हम कहानी की तरह पढ़ेंगे। बहुत मजा, क्योंकि इतिहास कहानी की तरफ पढ़ने वाला सब्जेक्ट ही है। क्योंकि जो पीछे घटना बीत गया है उसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप कोई घटना पीछे घट गया है, आपको कोई बताता है देखो ना वहां पे ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया था, आप कितना गौर से सुनते हैं। उसी प्रकार गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा जो उस समय क्या क्या हुआ था। आखिर देखिए इतिहास तो जब इस तरह से पढ़िएगा तब आप क्या होगा, अच्छे इतिहास
पढ़ सकते हैं, अच्छे से आप नॉलेज ले सकते हैं इतिहास में, ठीक है। तो इस तरह आप इतिहास पढ़िएगा, सब एकदम गहन अध्ययन करना है, इतिहास को समझना ज्यादा है, ठीक है। इतिहास को समझना ज्यादा है, ये साइंस से भी क्या हो जाता है, ये समझने वाला ज्यादा सब्जेक्ट है, मतलब इसमें बहुत अच्छा, अगर एक भी पॉइंट मिस किए तो लिंक टूट जाता है, उसका लिंक जब टूट गया तो आप उसको लिंक नहीं बना पाते हैं फिर, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसलिए इतिहास को एक एक पॉइंट, एक एक चीज अध्ययन करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, तभी इतिहास को अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे जितने भी आपके रिलेशन में या आपके दोस्त हैं या आपके कहीं भी स्कूल के कोई भी है, तो उसको क्या कीजिए, ट्रांसफर थोड़ा कर दीजिए, उसको भी क्या, उस बच्चे को भी मदद मिल जाए, मतलब वो भी अच्छे से पढ़ ले, वो भी टॉपर बन जाए पढ़ के, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये आए हैं यहाँ पे टॉपर बनाने के लिए, आपको आए हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, सभी एक शुरू से लेके लास्ट तक जो हम इतिहास है, ये पूरा इतिहास पढ़ाएंगे, ठीक है। पूरा इतिहास एकदम, यहाँ से जो प्रेस की संस्कृति लास्ट हो जाता है वहां तक आपको इतिहास पूरा डील करवाएंगे एकदम, और एक इस हिसाब से आपको पढ़ाएंगे कि लगेगा हाँ इतिहास हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे। तो इतिहास के जनक हम जाने किसे कहा जाता है, हेरोडोटस साहब को कहा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री जो शब्द लिया गया है हिस्टोरिया से, किससे लिया गया है, हिस्टोरिया से लिया गया। एक क्या है, यूनानी शब्द, क्या है ये, यूनानी शब्द। इतना चीज के बारे में हम लोग जाने, इतने चीज के बारे में हम चर्चा किए, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, अब आगे अगर चर्चा किया जाए, आगे चर्चा देखिए, हेरोडोटस साहब है, इनका जो जन्म हुआ था वो 485 बीसी में हुआ था। बीसी और एडी तो सबको मालूम होगा, बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी, ये सब तो ईसा मसीह के जन्म से पहले को कहते बिफोर क्राइस्ट, और ईसा मसीह के बाद के समय को कहते एनो डोमिनी कहा जाता है, एडी कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको, एडी कहा जाता है, ठीक है। तो हेरोडोटस का जन्म कब हुआ, 485 बीसी, ईसा मसीह के जन्म से 485 साल पहले, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से 485 साल पहले की बात है, ठीक है। तो वही हेरोडोटस साहब का जन्म कब हुआ, 485 में हुआ था। कब, 485, कहाँ हुआ, यूनान एक देश है यूरोप में, वहां हुआ था। किसका जन्म हुआ था, तो हेरोडोटस साहब का जन्म हुआ, ठीक है। 485 बीसी में यूनान में, याद करके रखेंगे, यूनान में हुआ था। इन्हें विश्व का प्रथम इतिहासकार भी कहा जाता है। इन्हें विश्व का क्या कहते हैं, प्रथम इतिहासकार भी किसे कहा जाता है, हेरोडोटस साहब को प्रथम इतिहासकार विश्व का कहा जाता है, ठीक है। हमारे भारत में बहुत सारे इतिहासकार हुए, लेकिन विश्व का पूरा जो संकलन किए इतिहास का, पूरे विश्व को बना जो इतिहास देने का प्रयास किए प्रथम बार, वो कौन थे, हेरोडोटस साहब, कौन थे, हेरोडोटस। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है, ठीक है। हेरोडोटस के अनुसार इतिहास का अर्थ क्या होता है, हेरोडोटस साहब इतिहास का अर्थ क्या बताते हैं, तो ये भी बहुत परिभाषा इनका भी एकदम सटीक है। क्या परिभाषा, इनका अर्थ क्या होता है, जानना और ज्ञात होना। कहते हैं इतिहास जो है ना वो जानने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, जानने वाला सब्जेक्ट। इसका अर्थ, इतिहास का अर्थ क्या बताया हेरोडोटस साहब, जानना होगा या ज्ञात होना, ये होता है। ये कहे इतिहास है ना, ये जानने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, जानने वाला सब्जेक्ट है। हम लोग जो भी पीछे घटना हुआ सब चीज के बारे में पढ़ते, वही तो इतिहास बन जाता है, वही क्या बन जाता है, इतिहास। अभी आप पढ़ रहे हैं, 10वां में टॉपर बनिएगा, ठीक है, बिहार के टॉप 10 में जाइएगा, या आगे मान लीजिए इंटर में पढ़िएगा, इंटर में टॉप कीजिएगा, कोई अच्छा खासा अधिकारी बन जाइएगा, यूपीएससी पास करके, बीपीएससी पास करके अधिकारी बनिएगा, और आगे चल के जब आप बूढ़े हो जाइएगा तो आपका भी एक इतिहास होगा, आपका भी क्या होगा, एक इतिहास होगा, ठीक है। तो सबका इतिहास होता है, सबका क्या होता है, इतिहास। समय बढ़ते जा रहा है, इतिहास बनते जा रहा है। जितना समय से आज बीतेगा कल आएगा तो आज का इतिहास, आज भी क्या है, इतिहास। वो फिर कल आएगा तो फिर कल बीतेगा तो वो भी एक इतिहास बनेगा, ठीक है। ये सब क्या होता है, इतिहास। तो हेरोडोटस के अनुसार इतिहास का अर्थ क्या होता है, जानना होता है, या क्या होता है, ज्ञात होना होता है। उनके अनुसार, किसके अनुसार, हेरोडोटस साहब के अनुसार क्या होता है, अतीत की घटनाओं को, ये कहते हैं अतीत जो बीत गया है घटना, उसको इस तरह लिखना चाहिए ताकि भविष्य में लोग अपने पूर्वजों के कार्यों, जो हमारे पूर्वज, जो आपके दादा परदादे से, इसमें से बहुत सारे लोगों के दादा परदादा स्वतंत्रता संग्राम रहे होंगे, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए होंगे, ठीक है। अंग्रेज जब देश आजाद हो रहा था उस समय भाग लिए होंगे, तो उस समय कहानी बताते होंगे। तो हमारे जो पूर्वज है उनके कार्यों के बारे में जानते हैं, आखिर देश आजाद के, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसका जैसे नेपोलियन के बारे में जानते हैं, मेटरनी के बारे, इस चैप्टर की अगर बात
हैं, मेटरनी के बारे में जानते हैं, मेजनी के बारे में जानते हैं, और दार्शनिक में बात किया जाए तो रूसो के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये सब विचारक के बारे में, मतलब हीगल, ये सब विचारक के बारे में जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पूर्वज, जो भी हमारे पूर्वज है क्या काम किए थे, तो उनके बारे में अब लोग को बहुत इच्छा रहता होगा जब अच्छा दादा बताइए ना कैसे क्या हुआ था उस समय। अब पूछते रहते होंगे दादा से, तो दादाजी बताते रहेंगे जो अंग्रेजवा ऐसे आया, ऐसे कर दिया, ऐसे करता था, मतलब जो वहाँ पे हम लोग खेती करते थे, ऐसे खेती को आकर हम लोग कैसे टैक्स लेता था, ये सब आपको सुनने में बड़ा मजा आता होगा। तो इसी प्रकार से आप सुनिएगा, एक समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा जो क्या कर रहे हैं, हम कहानी ही सुन रहे हैं। ठीक है, इस तो क्या किया जाता है, जो अपने पूर्वज का जो कार्य है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके विचार और अनुभवों को समझ सके, और उनके जो विचार थे आखिर क्या क्या विचार दिए, क्या जैसे बहुत जैसे अकबर हुए, अकबर का विचार कैसा था, क्या क्या विचार दिए, क्या क्या सुधार किए, ये सब से भी हमको प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है? प्रेरणा आपको मिलेगी, और ये सब विचार जो है उसको लागू करने के भी प्रेरणा सरकार को मिलती है। ठीक है, ये सब उसके अनुभवों को मतलब जो भी हमारे पूर्वज थे उनके अनुभवों को समझ सके, ये इतिहास होता है। ये कौन बताते? हेरोडोटस साहब बताते। कौन बताते हैं? हेरोडोटस साहब बताते। समझे कितना बड़ा चीज बताया हेरोडोटस साहब। हेरोडोटस साहब कहे जो इतिहास का अर्थ जानना होता है, इसलिए आप लोग आज से जानिए इतिहास को, रटिए नहीं। इतिहास रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई टीचर या कोई भी आपको रटा रहा है इतिहास को, मतलब आपको अंधेरा में डुबा रहा है। ठीक है, इतिहास को आप जब इतिहास को जब अपने देश के बारे में नहीं जानिएगा, अपने देश के इतिहास के बारे में नहीं जानिएगा, तो आपको क्या नॉलेज रहेगा। ठीक है, इसलिए देश के इतिहास के बारे में या विश्व के इतिहास के बारे में जानना जरूरी होता है। इसलिए इसको रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आज के बाद इतिहास को रटने का प्रयास कभी नहीं करना, उसको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, उसको अपने जीवन में उतारने का, जो अच्छा चीज होगा उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये आज से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम चीज जाने हेरोडोटस साहब के बारे में हम लोग चर्चा किए। ठीक है, आगे अगर देखते हैं, अब देखिए इतिहास की हम लोग परिभाषा क्या निकाल, यहाँ 2-3 परिभाषा लिखा हुआ इतिहास की। तो हम लोग क्या इतिहास का परिभाषा, अगर कोई हमसे पूछे, ऐसे एग्जाम में तो पूछता नहीं इतिहास की, लेकिन अगर इतिहास की परिभाषा बना सके तो शॉर्ट में कह देते हैं जो अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है इतिहास। कोई अगर पूछता है तो डायरेक्ट बोल देते हैं जो अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना है, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ऐसे भी शॉर्ट में बोल देते हैं हम लोग। लेकिन अगर उसका सार्थक परिभाषा लिखे, अगर कहीं आपको लिखने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, आखिर इतिहास की परिभाषा लिखे, तो एक सटीक चीज लिखेंगे। ये तो धिया पुता जाना, छठों क्लास में, पहले क्लास से हम लोग को पढ़ाया जाता है, तो छठा क्लास से इतिहास हम लोग को पढ़ते हैं, 5वां से पढ़ते हैं, तो उसी समय से बताया जाता है इतिहास किसे कहते हैं। तो अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास। जिस बच्चों बताते हैं, चिटपुटिया परिभाषा है ये। ठीक है, चिटपुटिया परिभाषा सबको पता होता है। ठीक है, बच्चा वाला परिभाषा है। लेकिन स्टैंडर्ड परिभाषा क्या हो सकता है, या हम लोग अगर कहीं लिखने के लिए दिया जाए तो क्या परिभाषा लिख सकते हैं? इसके देखिए क्या है, किसी विशेष लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग हमारे भारत में अगर इस चैप्टर की बात करें, इसमें विशेष लोग मेजनी, नेपोलियन, गैरीबाल्टी, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, विशेष लोगों के बारे में पढ़ेंगे। अगर भारत की चर्चा करें, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी विशेष लोग, किसी नॉर्मल आदमी के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, किसी विशेष जो अपने समय में एक महान कार्य किए होंगे उनके बारे में, किसी विशेष लोग, किसी देश के बारे में, किसी अवधि समय के व्यक्ति इत्यादि से संबंधित पिछली घटनाओं, जो इससे संबंधित पीछे वाला जो घटना है, पिछली घटनाओं का निरंतर और व्यवस्थित और एवं सार्थक कथा का बताया ना। इतिहास से क्या है? कथा है। हम लोग कथा सुनते हैं, क्या कहते हैं? कथा सुनते होंगे आप, टीवी पर भी कथा सुनते होंगे, दादाजी के साथ बैठ के, मम्मी के साथ बैठ के किसी कोई प्रवचन सुनते होंगे। तो वही क्या है, एक प्रकार से बुझिए तो हम यहाँ पे कथा ही आपको सुना रहे हैं। ठीक है, जो उस व्यक्ति के, नेपोलियन के बारे में सुनाएंगे, मेटरनी के बारे में सुनाएंगे, गैरीबाल्टी के बारे में सुनाएंगे, मेजनी के बारे में एक कथा सुनाएंगे। आप लोग अच्छे से सुनिएगा आखिर क्या क्या वो लोग किए, और उनमें जो अच्छाई चीज होगा उसको सीखने का भी क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो निरंतर व्यवस्थित और सार्थक कथा को ही क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ये भी परिभाषा हम बोल सकते हैं। उसके बाद किसी भी स्थान पर घटित, कोई भी स्थान पर घटित घटना हो या उससे संबंधित घटनाएं जो किसी व्यक्ति, समाज एवं सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंधित हो, तथा उन तथ्यों को
क्रम अनुसार विवेचना या अध्ययन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्रम अनुसार विवेचना किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहा जाता है। मतलब क्या है, जो किसी स्थान पर कोई घटित घटना है, ठीक है, कोई घटना घटित होगा उसी के ना बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो इटली का एकीकरण हम लोग को पढ़ना है, तो इटली का एकीकरण कैसे हुआ, एक घटना है, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, एक घटना है, इसके बारे में हम पढ़, किसी घटना के बारे में ही इतिहास में पढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ नहीं सब चीज के बारे में इतिहास में पढ़ने, ऐसा नहीं है, किसी कोई भी चीज हुआ होगा उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो अभी भी हम लोग क्या है, जो आज के दिन में क्या क्या घटना हुआ इसी को याद करके रखेंगे ना, कि सब चीज आज के दिन में कितना क्या हुआ, सिर्फ घटना याद करके रखेंगे हम लोग, तो ये इतिहास बनेगा आपका, ठीक है। ये आगे चल के आज का दिन जो क्या क्या घटना हुई ये इतिहास बनता है। तो वही कहा जाता है जो किसी भी स्थान पर घटित घटनाओं या उससे संबंधित घटनाएं जो किसी व्यक्ति, समाज या सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंधित हो तथा उन तथ्यों को क्रम अनुसार विवेचना या अध्ययन किया जाता हो, उसे ही क्या कहा जाता है, इतिहास। उसे ही क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। दो परिभाषा आपको बताया, ठीक है, दो परिभाषा होता है। एक परिभाषा और जानते हैं इतिहास के बारे में। अब देखिए, प्राचीन से लेकर जब पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति, वहीं से ना इतिहास बनेगा। तो वहां से लेकर और अगर देखें वास्तविक मानव की उत्पत्ति आज से 10 लाख साल पहले हुआ, ठीक है, 10 लाख साल पहले की बात है। जो वास्तविक अगर मानव देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति वहां से लेकर, मतलब प्राचीन से लेकर अब तक मानव जाति से संबंधित घटनाओं का साक्ष्य उपलब्ध हो तथा तथ्यों पर आधारित वर्णन को ही क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। क्या कहते हैं, इतिहास। मतलब प्राचीन से लेकर और अभी तक जो साक्ष्य मौजूद है, ठीक है, और उस साक्ष्य के आधार पर हम लोग क्या मानते हैं, इतिहास मानते हैं। वही क्या है, इतिहास है। वही क्या है, इतिहास। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज मिलता है। वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, महाजनपद काल, मौर्य काल, ठीक है। जैसे पटना में आप लोग जाइएगा तो कुमराहार पार्क है, चंद्रगुप्त का वहाँ पे क्या था, महल था, लकड़ी का महल था चंद्रगुप्त, उसको वहाँ पे देखने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। राजगीर में जाइएगा तो बोध गया में वहाँ पे क्या है, मतलब बुद्ध भगवान से संबंधित सब चीजें वहाँ पे आपको देखने का मौका। तो यही चीज क्या, जो साक्ष्य है हम लोग का, उसी के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो ये इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतना चीज मालूम चला आपको, इतिहास का समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। एक बार सबको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में या आप जो भी है उनको शेयर कर दीजिएगा। बहुत उनको भी मजा आने वाला है, वो भी एक बार पढ़ लेंगे तो आपका ही फायदा होगा, ठीक है। चलिए वो पढ़ेंगे। ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हमारे इतिहास के पिता है। कौन है, ये हमारे इतिहास के पिता है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है ना, ये इतिहास के पिता है, हेरोडोटस साहब। कौन है, हेरोडोटस साहब। देखिए कैसे थे, एकदम लग रहे हैं हम पिता है इतिहास के, क्या है, पिता लग रहे हैं, इतिहास के पिता है। तो यही हेरोडोटस साहब, थोड़ा पहचान लीजिए, कहीं अगर मिल जाए तो हमको भी बता दीजिएगा, मिला दीजिएगा हमको भी, ऐसे तो बेचारे हैं नहीं अब, ठीक है। तो यही इतिहास के क्या है, पिता हेरोडोटस साहब है, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इतिहास को अगर अध्ययन के अनुसार, समय के अनुसार इतिहास को अगर देखा जाए तो 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में इतिहास को हम लोग अध्ययन के अनुसार क्या करते हैं, बांट देते हैं। अध्ययन के अनुसार कितने भागों में बांटते हैं इतिहास को, 3 भागों में इतिहास को हम लोग बांटते हैं। क्या क्या हुआ, तो पहला है प्राचीन भारत, पहला प्राचीन भारत है। दूसरा क्या है, मध्यकालीन भारत है। और तीसरा क्या है, आधुनिक भारत। तीसरा क्या है, आधुनिक भारत है, ठीक है। प्राचीन भारत ये अध्ययन के अनुसार, हम लोग सुविधा के अनुसार प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में बांट दिए। एक है विश्व इतिहास, अध्ययन के लिए हम लोग। तो अगर यहाँ पे अगर बात किया जाए तो प्राचीन भारत हम लोग कहाँ पढ़ के आए हैं, 6th क्लास में पढ़ के आए हैं। और ये मध्यकालीन भारत कहाँ पढ़ के आए हम लोग, 7th क्लास में हम लोग पढ़ के आए मध्यकालीन भारत। और आधुनिक भारत कहाँ पढ़े हैं हम लोग, 8th क्लास में क्या पढ़े, आधुनिक भारत पढ़े हैं। और जो हम लोग का 9th और 10th का जो इतिहास है ना, वो विश्व इतिहास है। क्या है, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में एक प्रकार का आधुनिक इतिहास ही है। क्या है, आधुनिक। विश्व इतिहास में किस में आ जाता है, आधुनिक इतिहास में ही आता है। लेकिन पढ़ने के क्रम में हम क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं। ये भारत से रिलेटेड है, जैसे 1757 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, ये तो भारत के इतिहास, आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा किए हुए थे। तो विश्व इतिहास में जो आधुनिक इतिहास है वो विश्व इतिहास में ही आ जाता है, ठीक है। तो जब विश्व की चर्चा करेंगे तो वो आ जाता है, विश्व इतिहास में आ जाता है। जब विश्व इतिहासों की चर्चा, हिटलर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे 9th में, ठीक है। अमेरिका की क्रांति, वाशिंगटन के बारे में पढ़े होंगे 9th में, ठीक है। उसके बाद आप
फ्रांसीसी क्रांति जरूर पढ़े होंगे, नेपोलियन के बारे में तो उसमें जरूर चर्चा किए होंगे, ठीक है, नेपोलियन कैसे राजा बना इसके भी बारे में जरूर चर्चा आप लोग 9th में पढ़ के आए होंगे। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये सब आता है आधुनिक, ये आधुनिक इतिहास या विश्व इतिहास में हम लोग बोल सकते हैं। तो प्राचीन हम लोग अध्ययन के सुविधा के लिए क्या करते हैं, इतिहास को बांट देते हैं अध्ययन करने के लिए। प्राचीन इतिहास तो मानव के आगमन से लेके, मानव जब आया, मानव के आगमन से लेके जब हम लोग आए उस समय से लेकर और 8वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी तक, शताब्दी मतलब 100 साल का होता है, 8वीं शताब्दी तक को क्या कहते हैं, प्राचीन इतिहास। कहने का मतलब कुछ इतिहासकार इसको 701 ईस्वी और 800 ईस्वी तक के बीच के प्राचीन इतिहास का अंत मानते हैं। इतना के बीच में प्राचीन इतिहास क्या हो गया, अंत हो गया। मध्यकालीन इतिहास 712 जब मोहम्मद बिन कासिम का जब आक्रमण होता है, उस समय से लेकर भारत में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, बहुत तगड़ा आक्रमण होता है, ठीक है। तो 712 में आक्रमण होता है, सिंध पर विजय पा लेता है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो उस समय आक्रमण से लेके और 1757 जब प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है, प्लासी का युद्ध की चर्चा हम लोग करेंगे, किसमें, चौथा जब भारत में राष्ट्रवाद करेंगे उसमें प्लासी युद्ध की चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। प्लासी कहाँ पड़ता है, बंगाल में, तो ये प्लासी का युद्ध होता है बंगाल में होता है, ठीक है, ये प्लासी का युद्ध मालूम होगा। प्लासी के युद्ध तक के इतिहास को कहते हैं मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। आधुनिक इतिहास वही 1757 से आगे ले और जब देश हमारा आजाद हो जाता है तो आधुनिक भारत आता है, मतलब आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और आधुनिक इतिहास जो पढ़ते हैं हम लोग, तो ये भारत के संबंध में हम बताए, ठीक है। और उसके बाद एक और हम पढ़ते हैं, खंड पढ़ते हैं, जो 9th और 10th में पढ़ते हैं, वो विश्व इतिहास मेरा होता है। जो हम अभी पढ़ेंगे जो मेरा यूरोप में राष्ट्रवाद है वो विश्व का इतिहास है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको बहुत काम आने वाला है। आपको जैसे अभी देखते होंगे, अभी शिक्षकों का एग्जाम होने वाला है, तो बहुत सारे शिक्षक जिसको आगे 9th 10th का एग्जाम देने वाला है, वो अभी 9th 10th का बुक जो है वो रगड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से बुक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से अभी ये पढ़ लीजिएगा तो उस समय अगर शिक्षक का आपको एग्जाम देना होगा तो उस समय आपको सिर्फ रिवीजन कराओ, खटखट सवाल को उड़ाते चल जाइएगा, ठीक है। तो यही सब चीज आगे चल के फायदा, अगर आप अच्छे से अभी पढ़ लेते हैं तो आपको आगे बहुत उसका फायदा देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए अभी जितना पढ़ना है उतना ही क्या कीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। जितना अभी दम लगाना है उतना ही दम अभी लगा लीजिए, ठीक है। बाद में आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। इतना सोचिए, जो अगर हम कुछ एंजॉय कर रहे हैं या सोए हुए हैं, दूसरा स्टूडेंट जरूर पढ़ रहा होगा, ठीक है। अब ये सोच के और अपने माता पिता के बारे में सोचिए, इतना कष्ट काट के हमको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे और बिहार के टॉप 10 में पहुंचेंगे, बिहार का नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। एक बार सोचिए, अगर अपने माता पिता का नाम एक बार पेपर में आ जाता है तो माता पिता को कितना गर्व महसूस होगा। जिस चौक पर पप्पा जाएंगे तो तुम्हारे बेटा या बेटी क्या बिहार के टॉप 10 में पहुंच गए, कितना मजा आएगा। तो ये सब सोच के तब पढ़ाई कीजिए, कितना मजा आने वाला है, ठीक है। और सभी विषयों को अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप मैथ में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है और साइंस कमजोर है, साइंस में बहुत अच्छा है, सोशल साइंस कमजोर नहीं। सब टॉपर बनने के लिए सभी विषयों को गहन अध्ययन करना बहुत जरूरी है और स्मार्ट तरीके से गहन अध्ययन करना जरूरी है, ठीक है। ये सब चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। देखिए, अब हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ते हैं। तो यूरोप क्या है, एक महादेश है, सबको मालूम है। महादेशों की संख्या कितनी है, 7 है। एगो अभी 8वां है, लेकिन उसको मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अभी क्या है, महादेशों की संख्या कितनी है, 7, ठीक है। तो वही एक यूरोप महादेश है। यूरोप महादेश में बहुत सारे देश आते हैं। अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जब यूरोप और एशिया को मिला देते उसको कहते हैं यूरेशिया, क्या कहते हैं उसको, यूरेशिया कहा जाता है। लेकिन हम लोग एक यूरोप के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं, यूरोप में आखिर राष्ट्रवाद कैसे हुआ इसके बारे में। इसका एक छोटा सा कहानी हम लोग टेलर देख रहे थे, छोटा सा कहानी। देखिए क्या हुआ, देखिए कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद फैली, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कब की बात है, यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, एक चीज क्या पढ़े होंगे, जो कुस्तुनतुनिया के पतन के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। कुस्तुनतुनिया के पतन के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। कुस्तुनतुनिया देखिए, ये हम ऐसी नक्शा बनाते हैं, ये हो गया आपका यूरोप और ये हो गया यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका एशिया हो गया, मान लीजिए। ये क्या हो गया, ये एशिया, सबसे ये पूरा एशिया है, मान लीजिए एशिया है, ये यूरोप। अब जब एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था ना, ये स्थल मार्ग से होता था। किससे होता था, स्थल मार्ग से।
लेकिन क्या हुआ, जो इस पर कब्जा हो गया, इस पर क्या, ये कुस्तुनतुन, इसी के बीच में यहाँ पे एक स्थल जिसको बोलते हैं कुस्तुनतुनिया, क्या इसको क्या बोलते हैं, कुस्तुनतुनिया। इस पर एक जाति थी तुर्क जाति, वो क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है। और जब कब्जा कर लेती है, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हो जाता है, तो क्या होता है, तो ये मार्ग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब जब ये मार्ग बंद हो जाता है, तो इस कुस्तुनतुनिया द्वीप पर ना ये यूरोप के ही लोग रहते थे। कहाँ के लोग, यूरोप। अब बहुत ज्यादा विद्वान लोग, साहित्यकार लोग, ठीक है, वैज्ञानिक लोग, ये सब इस कुस्तुनतुनिया में रहते थे। जब तुर्क का अधिकार हुआ इस पे, तो यहाँ से इन लोगों को भगाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से जो साहित्यकार थे, वैज्ञानिक थे, बुद्धिजीवी थे, ये सबको भगाना स्टार्ट कर दिया। उसको तो कोई जो तुर्क था उसको तो इस से मतलब ही नहीं था, ठीक है, ना साहित्य से मतलब था। तो जब साहित्य से ही मतलब नहीं, तो साहित्यकार को रख के क्या फायदा। जब विज्ञान से ही मतलब नहीं है, तो वैज्ञानिक को रख के क्या फायदा। ये सब तो इसका वैल्यू भी नहीं देता था। तो ये क्या हो गया, जो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। अब ये लोग भागते भागते कहाँ गए, यूरोप में। सभी लोग यूरोप में जाके बसे, और यूरोप में जाके बसे जो बुद्धिजीवी वैज्ञानिक लोग हैं, तो वो यूरोप में जाके क्या किए, सभी लोगों को जगाने का प्रयास किए। जब जगाए, तो इसी को कहते पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और जब लोग जागे, तब क्या किए, तो यहाँ पे सभी लोग वैज्ञानिक बनने लगे, बुद्धिजीवी सब थे, तो वो सिखाने का प्रयास किए। तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना फैली अपने देशों में। राजा जो वहाँ पे कष्ट सबको देता था, तो उसके प्रति जनता में राष्ट्रवाद की भावना फैली। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, एक हो जाना। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, एक हो जाना, ठीक है। ये चीज आज राष्ट्रवाद के बारे में पूरा चर्चा करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। आज राष्ट्रवाद पढ़ लीजिएगा, तो कहीं और राष्ट्रवाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और आपको दिल में घुस जाएगा राष्ट्रवाद, ठीक है। जो आखिर क्या होता है, ऐसे आपके अंदर तो राष्ट्रवाद की भावना है ही पहले से, ठीक है। जैसे आप अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता होगा, तो आप किसका सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तो नहीं करते होंगे, किसका सपोर्ट करते हैं, तो आप करते होंगे भारत का। इसका मतलब आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, ठीक है। तो ये चीज है। तो अगर बिहार के प्रति अगर कहा जाए, बिहार के प्रति राष्ट्रवाद की, अगर मान लीजिए बिहार और उधर अगर देखेंगे राजस्थान, बिहार और राजस्थान के बीच मैच हो गया, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे, बिहार को सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब आपके अंदर बिहार के प्रति राष्ट्रवाद की भावना है, ठीक है। तो ये सब तो देश सभी चीज के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, कैसे क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद की परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं, आखिर राष्ट्रवाद क्या है। तो ऐसे राष्ट्रवाद एक भावना है, ठीक है, ये कोई चीज नहीं, एक विचार है। राष्ट्रवाद एक भावना आती है मन में, ठीक है। ये कोई दूसरा चीज नहीं है जो राष्ट्रवाद ये है वो है, बहुत कुछ नहीं है। राष्ट्रवाद एक विचार है, एक भावना है जो अपने दिल में अपने मन में आती है, ठीक है। एक विचार रखा जाता है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद क्या है, एक ऐसी भावना है जो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों में क्या करता है, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से, किसी भी देखिए सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से उस लोगों में एकता प्रदान करता है। एकता पर जैसे मान लीजिए क्या होता है, जो अगर कुछ भी होता है, जैसे अगर मान लीजिए अगर भारत और चाइना में युद्ध हो जाए, तो पूरे भारत के लोग एक हो जाए। उस समय ये नहीं देखेंगे जो हमारे देश में क्या चीज की कमी है, सब लोग कूद पड़ेंगे युद्ध में। नहीं, चीन को तो ठीक कर देंगे, ठीक है, ठीक कर देना है चीन को। या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाए ना, तो अभी क्या होगा, जो हम लोग सब भारत का सपोर्ट करने लगेगा, भाई उड़ा दो उसको, पाकिस्तान को नक्शे से हटाइए दो, ठीक है, बातें खत्म हो जाएगा उसका कोई। तो ये सब हम लोग सोचने लगे, मतलब क्या है, जो हम लोग पूरा एक हो जाएंगे। उस समय ये नहीं देखेंगे जो हम अगर दोस्त के बीच में झगड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आपका एक दोस्त है और उससे झगड़ा, उस समय वो नहीं देखेंगे, उस समय दोनों भारत का ही सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। मतलब उस पूरा एक राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो आपको एक कर देता है। क्या कर देता है, एक कर देता है। कितनों आप झगड़ा झंझट में है एक। उस समय ये नहीं होगा जो बिहार हम बिहारी है नहीं जाएंगे, वो कहेगा हम यूपी वाला हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। उसमें पूरा बिहार एक हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद बोलते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों में सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से क्या करता है, एकता प्रदान करता है। इसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों में सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौगोलिक रूप से क्या करता है, एकता प्रदान करता है। क्या करता है, एकता प्रदान करता है। समझ में आया आपको, ये जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज राष्ट्रवाद की परिभाषा क्लियर हुआ होगा मस्त ढंग तरीके से, ठीक है। तो
कोई पूछेगा तो एक शब्द में जवाब देंगे, ठीक है। क्या है राष्ट्रवाद, क्या पूछेगा क्या है राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों में क्या करता है, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से या सामाजिक रूप से एकता प्रदान करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है। क्या बोलते हैं, राष्ट्र। एक आप सोचिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति में क्या अंतर है, इसके बारे में आप एक बार सोचिए। अगर आप सोचिए, हम आगे ऐसे बताएंगे राष्ट्रवाद और देशभक्ति में क्या अंतर है, इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन आप हमको बताइए जो क्या है, ठीक है, ये चीज। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो ये राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग पढ़ाए। देखिए राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण कहाँ से होता है, राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण होता है कहाँ से, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण, बताइए ना, बता दिए, यूरोप में पुनर्जागरण काल से होता है, ठीक है। कब से होता है, यूरोप में पुनर्जागरण काल से क्या होता है, राष्ट्रवाद का क्या होता है, जो उदय होता है, राष्ट्रवाद की भावना फैलता है। कब, यूरोप के पुनर्जागरण काल से होता है, ठीक है, यूरोप के पुनर्जागरण काल से। परंतु 1789 इसमें फ्रांसीसी क्रांति में यह उन्नत रूप से प्रकट हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से क्या होता है, यह प्रकट हो जाता है 1789 इसमें फ्रांसीसी क्रांति, याद रखिएगा। और फ्रांसीसी क्रांति आप लोग 9th में तो पढ़ के आए, मजा लिए होंगे फ्रांसीसी क्रांति में। लुईस 16वां को जो गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था उसमें भी मजा लिए होंगे, ठीक है, जो कैसे चढ़ा दिया, धड़ से अलग कर दिया पूरे शरीर को, ये शरीर और गर्दन को पूरा अलग कर दिया होगा, ये इसके बारे में जरूर जाने होंगे 9th में। तो 9th में अच्छे से पढ़े होंगे, नेपोलियन के बारे में पढ़े होंगे, कब नेपोलियन, तो सब चीज के बारे में आज हम नेपोलियन के बारे में कुछ टेलर भी दे देंगे, कुछ समझा भी देंगे नेपोलियन के बारे में, सब चीज। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो जब फ्रांस की क्रांति हुआ ना तो पूरे विश्व में लहर दौड़ गया, किसका, राष्ट्रवाद का लहर दौड़ा, राष्ट्रवाद का लहर दौड़ा। उसके बाद तो जन्मे करते क्या क्या हाल होगा सभी देशों में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगी और वहां पे लोग क्या करने लगे, क्रांति करने लगे। चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे कोई भी जनता हो, मध्यम वर्ग, जो भी वर्ग हो, सब क्या करने लगी, क्रांति करने लगी, ठीक है, किसके प्रति, राजा के प्रति। इसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद, क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोला जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद ये होता है जो एक बार अगर दिल में आ जाए तो क्रांति कर देते, क्या वही चीज आपको अगर पालना है, अगर आपको टॉपर बनना है तो एक दिल में चिराग जलाना जरूरी है। अगर वो चिराग जला लिए तो वो एक फरवरी में एग्जाम है या मार्च, जब भी एग्जाम होगा वहां उसके बाद एक क्रांति आएगी, ठीक है, आप टॉपर बनिएगा, ये चीज। तो एक चिराग जलाइए अपने दिलों में। तो ये उन्नत रूप से कब प्रकट हुई, फ्रांसीसी क्रांति में 1789 में क्या हुई, 19वीं शताब्दी में उन्नत रूप से आक्रामक रूप में क्या हुई, सामने आई। इसके कारण क्या हुई, ये यथेष्ट थी और ये परिणाम भी युगांतकारी हुए, इसके परिणाम भी क्या हुए, युगांतकारी परिणाम हुए, ठीक है। तो ये राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण। राष्ट्रवाद ये पुनर्जागरण काल जो स्टार्ट हुआ ना, इटली से सबसे पहले स्टार्ट हुआ, क्योंकि कुस्तुनतुनिया से जो लोग गए वो इटली सटल था कुस्तुनतुनिया से, तो सबसे पहले ज्यादा इटली से गए, इटली में प्रवेश किए, तो इसलिए कहा जाता है कि पुनर्जागरण काल सबसे पहले इटली से हुआ था, ठीक है, इटली में हुआ था और फिर इटली से और सारे देशों में क्या हुआ, यूरोप के फैलते चला गया, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट, औद्योगिक क्रांति भी यूरोप से होता है, ठीक है, कैसे होता है उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। हमारा एक चैप्टर ही है अर्थव्यवस्था और आजीविका, इसमें हम लोग औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत इतिहास, इसीलिए कहते हैं जो आप इतिहास को गहन रूप से अध्ययन कीजिएगा ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और इस तरह रटिएगा। राष्ट्रवाद की परिभाषा ये होता है, या ऐसे 1789 फ्रांसीसी क्रांति 1709 रटिएगा, तो ये बहुआ रटने वाला तो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इसी इतिहास को पढ़ के आगे डीएम बनिएगा, इसी इतिहास को पढ़ के आप सचिव बनिएगा भारत सरकार का या बिहार सरकार का, ठीक है। इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, समझे। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे राष्ट्रवाद के प्रकार देखते हैं, आखिर राष्ट्रवाद कितने प्रकार के होते हैं, राष्ट्रवाद कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए तो राष्ट्रवाद अगर देखेंगे तो एक होता है जातीय राष्ट्रवाद, एक होता है नागरिक राष्ट्रवाद, एक होता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद, और ये सब तो धार्मिक सांस्कृतिक ये सब अलग अलग तरह के क्या है राष्ट्रवाद है। तो क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। आप सिर्फ इसको पूरा रटना नहीं है, इसको एक बार समझ लेना चाहिए आखिर राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद कितने तरह के हो सकते हैं। तो जातीय राष्ट्रवाद हो सकती है, नागरिक राष्ट्रवाद हो सकती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो सकते हैं, धार्मिक राष्ट्रवाद हो सकते हैं, तो ये सब राष्ट्रवाद हो सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में ये चीज हम लोग चर्चा थोड़ा कर लेते हैं, क्या है इसके बारे में थोड़ा चर्चा हो ही जाए, क्या है या ये तो कर ही लेते हैं। आप लोग का मन है तो करवा देते हैं चर्चा एकदम अच्छे से, देख ही लीजिए क्या है होता है, ये दिखाइए देते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, जातीय राष्ट्रवाद क्या है? जातीय राष्ट्रवाद एक प्रकार का ऐसा राष्ट्रवाद है जो अपनी जातीयता को, ठीक है, हम कुशवाहा है तो कुशवाहा क्यों ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एक जातीय कुशवाहा, एक मान लीजिए कोई अलग जाति है या कोई अलग कोई भी जाति है, ठीक है, या उसमें अगर झंझट हो जाता है तो किसको सपोर्ट करेंगे? कुशवाहा को सपोर्ट। या कोई अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को सपोर्ट करेगा, कोई भूमिहार है तो भूमिहार को सपोर्ट करेगा, ठीक है। जात पात नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या होता है, एक भावना आ जाती है, पता है ना, राष्ट्रवाद एक भावना है, तो एक भावना मन में आ जाती है जातीयता के प्रति, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जातीय राष्ट्रवाद बोला जाता है। या देखिए, राष्ट्रवाद जो साझा जातीयता, भाषा, संस्कृति या वंश पर आधारित है, यह अक्सर एक विशेष जातीय समूह पर महत्व देता है, एक विशेष जातीय समूह पर महत्व देता है। मतलब ये अपने एक विशेष कोई जाति होगा ना, उस पर महत्व देता है, जातीय राष्ट्रवाद होता है, ठीक है। तो ये होता है जातीय, दूसरे के ऊपर अपने हितों को बढ़ा, मतलब दूसरे अगर कोई कास्ट है तो उससे ज्यादा अपने आप को ये चढ़ा बढ़ा के या अपने आप को ज्यादा महत्व देने का प्रयास करता है, तो इसको बोलते हैं जातीय राष्ट्रवाद बोलते। क्या बोलते हैं? जातीय। अपने जाति को ज्यादा महत्व, अपने जाति को ज्यादा उत्थान, अपने जाति के ज्यादा महत्व के बारे में सोचते हैं, उत्थान के बारे में सोचते हैं, दूसरों की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? दूसरों की अपेक्षा अपने जाति के ही बारे में ज्यादातर सोचते हैं, तो इसको बोलते हैं जातीय राष्ट्रवाद। लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए, एक नेगेटिव छवि बनता है, ठीक है। एक अगर बोलेंगे तो ये नेगेटिव छवि बनेगा इस राष्ट्रवाद से, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जातीयता, क्योंकि हम लोग क्या है, भाई भाई सभी एक है, पूरे भारत में जातीयता बहुत बेकार चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक जाति दूसरे जाति से एक करे। पूरे भारत के लोग, हम लोग भारतीय हैं, तो भारत के बारे में सोचेंगे हम लोग, ये सब, ठीक है। इस बारे में जानना चाहिए। उसके बाद क्या है? नागरिक राष्ट्रवाद। नागरिक राष्ट्रवाद एक प्रकार का राष्ट्रवाद है जो साझा नागरिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित होता है, ठीक है। नागरिक राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसी राष्ट्रवाद है जो साझा नागरिकता और लोकतांत्रिक मूल्य, जो भी लोकतांत्रिक हम लोग का भारत में कैसा तंत्र है, कैसे शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। संस्थाओं के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित होता है, इसको बोलते हैं नागरिक राष्ट्रवाद बोला जाता है, ठीक है। नागरिक राष्ट्रवाद के बारे में ये है। इसको इन सबको याद करना, एक शब्द में समझ लीजिए, हो गया, बात खत्म। उसके बाद है, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह अक्सर सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों और अवसरों को महत्व देता है। मतलब ये कहते हैं जो भारत में जितने नागरिक है ना, ये विशेष रूप से नागरिक राष्ट्रवाद में विशेष रूप से नागरिक पर महत्व देता है। जितने भी, आप बताइए नागरिक और जनता में क्या अंतर है, ये आप एक बार बताइए, नागरिक और जनता में क्या अंतर है, ये आप चर्चा कीजिएगा, ठीक है। तो यह अक्सर सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, मतलब ऐसा नहीं कि एक नागरिक को कुछ अधिकार देगा, एगो को कुछ अधिकार, मतलब एगो को कम एगो को ज्यादा अधिकार नहीं। ये नागरिक राष्ट्रवाद में कहा जाता है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। क्या मिलना चाहिए? समान अधिकार मिलना चाहिए और समान अवसर मिलना चाहिए। इस पर जोर देता है कौन? नागरिक राष्ट्रवाद इस पे जोर देता है, ठीक है। यह उनकी जातीयता और सांस्कृतिक भूमि का कोई भी परवाह नहीं होता है इसमें, ठीक है। सभी को, चाहे कोई भी जात हो, कोई भी वंश हो, कुछ भी हो, कहीं के भी हो, अगर वो नागरिक हैं तो उनको समान अधिकार और समान अवसर मिलना जरूरी है, ठीक है। ये कौन कहता है? नागरिक राष्ट्रवाद कहता है, ठीक है। नागरिक राष्ट्रवाद इस पे महत्व देता है। अगला है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? एक प्रकार का ऐसा राष्ट्रवाद है जो साझा सांस्कृतिक विरासत, जो हमारा विरासत है, पहचान पर आधारित होता है। यह अक्सर सांस्कृतिक परंपराओं, जो पहले जो हम लोग के दादा परदादा जो भी वंशज थे, जो उनका सांस्कृतिक था, वो परंपराओं पर आधारित होता है। उस मूल्यों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने पर महत्व देता है। जो वो कर रहे थे, जो वो काम किए, जो वो जैसे बड़े बड़े मंदिर को हम लोग क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं, बड़े बड़े स्थल को हम लोग संरक्षित करते हैं, ठीक है। तो ये सब पर महत्व देता है कौन?
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको कह देगा हड़प्पा संस्कृति का कोई स्थल, जैसे कुमरा, अगर देखेंगे जो मौर्य काल में कुमरा हार है, वहां पे जाकर उसको कहेंगे जो पत्थर उतर उसको तोड़ तोड़ दीजिएगा, नहीं तोड़िए, क्योंकि आपके अंदर क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। अगर आपको कहा जाए जो वहां जाइए, जो वो स्थल है बहुत पुराना स्थल है, तो उसको ये करना, उस पर कुछ भी गलत करना है तो आप कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्या है वो आपके अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। क्या है वह? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है आपके अंदर, या इसको बोल धार्मिक राष्ट्रवाद, आपके अंदर धार्मिक राष्ट्रवाद है। ये चीज इसी कारण से आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जान ही लेते, आप हमको पूछे थे, आप सवाल आपसे हम पूछे थे जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति में क्या अंतर है। आज सिर्फ राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे, और राष्ट्रवाद हम आज का मुख्य विषय यही था जो हम इतिहास को किस प्रकार पढ़ेंगे, ये चीज मेरा बताना था, और कुछ इतिहास के बारे में, कुछ राष्ट्रवाद के बताना। कल से जो यूरोप का जो राष्ट्रवाद है उसके और विशेष अध्ययन करेंगे और मजा लेके अध्ययन करेंगे, ठीक है। आप लोग देखिएगा, समझिएगा, देखिएगा कैसा इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास में नंबर नहीं आएगा, एकदम खींच लेंगे बिहार बोर्ड के मुंह से नंबर, ठीक है। जो बिहार बोर्ड है उसके, या कोई भी बोर्ड हो, उसके मुंह से नंबर खींच लेंगे, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद ये 10वां में कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में पढ़ना है, तो वहां से नंबर लेंगे, ठीक है। कैसे नंबर नहीं मिलेगा। राष्ट्रवाद और देशभक्ति में क्या अंतर है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, देशभक्ति किसी देश के प्रति प्रेम और भक्ति होती है। प्रेम और भक्ति क्या होती है किसी देश के प्रति, उसको बोलते हैं देशभक्ति। क्या बोलते हैं? देशभक्ति। जबकि राष्ट्रवाद जो होता है ना, एक विश्वास है, एक क्या भावना है, एक क्या विश्वास और एक भावना है, ठीक है। अब क्या है, देशभक्ति क्या है, किसी देश के प्रति प्रेम है, किसी देश के प्रति प्रेम है और भक्ति है। क्या है? किसी देश के प्रति प्रेम है। जैसे अगर किसी दूसरे देश के भी लोग हैं ना, तो उसको भी क्या होगा, भारत से प्रेम होगा, तो उसको भी देशभक्ति हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, उसके अंदर भारत के प्रति राष्ट्रवाद नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई फ्रांस का लोग है, फ्रांस का कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको भारत से प्रेम हो सकता है, लेकिन अब कहिएगा जो उसके भारत के प्रति राष्ट्रवाद की भावना, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जब अगर भारत और फ्रांस अगर टकराएगा तो उस समय वो फ्रांस को ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये चीज उसी तरह हम लोग अगर देखते हैं तो किसी दूसरे देश को, अगर बांग्लादेश को देखेंगे तो बांग्लादेश से हम लोग प्रेम कर सकते, भक्ति है, ठीक है, चलो देशभक्ति है, लेकिन बांग्लादेश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना नहीं आ सकती है। क्योंकि अगर बांग्लादेश और भारत का मैच होता है, या भारत का जब दोनों का बीच कुछ झंझट होता है, तो उसमें आप किसको सपोर्ट कीजिएगा? भारत को सपोर्ट कीजिएगा। तो राष्ट्रवाद एक भावना है और देशभक्ति क्या है, जो किसी देश के प्रति प्रेम और भक्ति है। क्या है? देश के प्रति भक्ति है। हम लोग तो अपने देश के प्रति भक्ति रखते ही हैं और अपने देश से तो प्यार करते ही हैं। भारत से प्यार करना जरूरी है, ठीक है। अगर भारत से प्यार नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो भारत में रहना है, इसलिए जहाँ पे रहना है वहाँ उससे तो प्यार करना है। बिहार से, और बिहार के हैं तो बिहार तो मेरा एकदम महान है, ठीक है। ये चीज तो किसी का अपना राष्ट्र दूसरों से बेहतर है और सभी के ऊपर राष्ट्रीय हितों की खोज है। राष्ट्रवाद में कहता है जो दूसरों से तो बेहतर है, राष्ट्रवाद की भावना ये कहता है जो वो राष्ट्र से बेहतर हमारा राष्ट्र है। राष्ट्रवाद की भावना ये कहता है, ठीक है, मतलब अपना राष्ट्र दूसरों से क्या है, बेहतर है और सभी के ऊपर राष्ट्रीय हितों की खोज है। अब यहाँ पे देखिए, अब राष्ट्रवाद के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या हो सकते हैं, आखिर इसका सकारात्मक अच्छाई बुराई क्या हो सकता है। देखिए, राष्ट्रवाद एक राष्ट्र या जातीय समूह के सदस्यों के बीच साझा पहचान और एकता की भावना को तो बढ़ाता ही है। यह गर्व और देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करता है। लेकिन हालांकि राष्ट्रवाद कभी कभी क्या होता है, हालांकि राष्ट्रवाद भी विभिन्न देशों या जातियों के बीच संघर्ष का कारण कभी कभी बन जाता है, ठीक है। कभी कभी या किसी भी देश और जातीय के बीच संघर्ष का कारण बन जाता है। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट क्या है, या एकता की भावना को प्रोत्साहित करता है, देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करता है। ये होता है हमारा राष्ट्रवाद। तो इस राष्ट्रवाद के बारे में पढ़े होंगे, मजा आया होगा पढ़ने में, ठीक है। अगला दिन हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में देखिए। पूरा यूरोप के बारे में, नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। भगवान नेपोलियन कैसा था, ठीक है, कैसे क्या किए नेपोलियन का नाम आखिर चलता कैसे, नेपोलियन युग जो 1799 से लेकर 1815 तक क्या कैसे युग बना नेपोलियन का, आप लोग तो ऐसे पढ़े ही होंगे 9th में, लेकिन और मजा लेके थोड़ा पढ़ाएंगे, मजा आने वाला है। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे पूरा
ठीक है। तो नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन व्यवस्था कैसे समाप्त हुई, नेपोलियन कैसे समाप्त हुआ, वाटरलू के युद्ध में कैसे हारा, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिर पुरातन व्यवस्था कैसे ही 1830 की जुलाई की जो क्रांति फ्रांस की, उसके बारे में 1848 की जो क्रांति, इसके बारे में सभी चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, एकदम कहानी के तौर पर अध्ययन करेंगे, मजा आने वाला है। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा सभी चीज का। ठीक है, रिवीजन करिएगा। रिवीजन करने का तरीका भी एक दिन हम बताएंगे, स्मार्ट तरीके से कैसे रिवीजन करते हैं, ये तरीका एक दिन हम चर्चा करेंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, माता पिता को सम्मान कीजिएगा, माता पिता को रिस्पेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगले क्लास में। सभी को धन्यवाद। इस चैनल को ज्यादा ज्यादा लोगों को के साथ साझा कीजिए, सब्सक्राइब अपने तो करवे कीजिए, दूसरों को करवा दीजिए, और उसके बाद ये वीडियो को बार बार देखिएगा तो और मजा आएगा। तो बार बार भी देखिए, अगर रिवीजन के लिए बार बार देखना जरूरी है। तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, उसका जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।